वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस की आपकी अपनी पाठशाला में। हमने आपके 10th क्लास में एसएसटी के सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाइए और पहले वो देखिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडीज हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी दिए हुए हैं उसमें। उनके क्वेश्चन आंसर भी हो गए हैं। दे विल हेल्प यू टू सॉल्व ऑल द एनसीईआरटी क्वेश्चंस और साथ ही साथ हमने उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी ऐड किए हैं। सो हरी अप एंड गो थ्रू द वीडियो। आज हम शुरू करने वाले हैं सिविक्स का ही सेकंड चैप्टर विच इज फेडरलिज्म, संघवाद। संघवाद क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह से आप संघवाद को देखते हैं, कुछ उदाहरण के साथ आपको हम संघवाद बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये चैप्टर जो कि है फेडरलिज्म या संघवाद। सबसे पहले क्वेश्चन यही कि संघवाद होता क्या है या फेडरलिज्म होता क्या है। संघवाद सरकार का वह रूप है जिसमें देश के भीतर सरकार के कम से कम दो स्तर मौजूद हैं, यानी कम से कम दो लेवल होते हैं। पहला जो होता है वो केंद्रीय स्तर पर और दूसरा स्थानीय या राज्य स्तर पर। ठीक है ना। ये जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था पावर शेयरिंग हमने दो तरह की पढ़ी थी। एक हमने पढ़ी थी हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना, जो हमने क्षैतिजिक के नाम से पढ़ी थी, क्षैतिजिक पावर शेयरिंग। और दूसरी हमने पढ़ी थी वर्टिकल। तो ये जो वर्टिकल होती है यानी ऊर्ध्वाकार, ये ऊर्ध्वाकार पावर शेयरिंग जो होती है वही संघवाद को जन्म देती है। यानी ऊर्ध्वाकार पावर शेयरिंग द्वारा ही संघवाद का जन्म होता है और यही संघवाद की जननी होती है। तो यहाँ पर दो स्तर जो मौजूद होंगे वो पहला होगा केंद्रीय स्तर पर और दूसरा होगा स्थानीय या राज्य स्तर पर। भारत की स्थिति में अगर देखा जाए संघवाद को स्थानीय, केंद्रीय और राज्य सरकारों के मध्य अधिकारों के वितरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी कि भारत में ये तीन लेवल पर है, सबसे पहले केंद्रीय, फिर राज्य और फिर स्थानीय। स्थानीय में भी आपने देखा था कि अर्बन और रूरल यानी कि शहरी और ग्रामीण स्तर पर अलग अलग रूप से शक्तियों को विभाजित किया गया है। Federalism is that form of government in which there are at least two levels of government within a country, one at the central level and the other at the local or state level. Okay, in the case of India, federalism can be defined as the distribution of authority among local, central and state governments. तो भारत में ये जो है वो तीन स्तरों पर इसका विभाजन किया गया है, जबकि मूलतः संघवाद को दो स्तरों के लिए माना जाता है। अब अगर हम विश्व के सिनेरियो में देखें, वर्ल्ड सिनेरियो में अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि दुनिया में कुल 25 देश ऐसे हैं जहां प्रॉपरली फेडरलिज्म एस्टेब्लिश किया गया है। रशिया उनमें से एक है, इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, इथियोपिया, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, स्पेन, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, यूनाइटेड अरब अमीरात, बोस्निया हर्जगोविना, उसके अलावा ब्राजील, अर्जेंटीना, वेनेजुएला, सेंट किट्स एंड नेविस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको। और ये जो कंट्रीज हैं सिर्फ इन्हीं में संघवाद है। लेकिन तो हम ये सोचेंगे इसका मतलब संघवाद कोई बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दुनिया के ये जो 25 देश जिनमें संघात्मक शासन व्यवस्था है वहां दुनिया की 40% आबादी निवास करती है। यानी कहने का मतलब साफ है, आप देख सकते हैं इस मैप में भी कि दुनिया के जो सभी बड़े देश हैं, नंबर 1 रशिया, देन वी गो टू कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इवन ये सभी बड़े देश, उनकी जो शासन व्यवस्था है तब तक उनको कंडक्ट नहीं किया जा सकता जब तक कि वहां पर संघात्मक शासन व्यवस्था लगाई न जाए। हालांकि चीन इस मामले में अपवाद है, जो काफी बड़ा देश होते हुए भी उसमें संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है, एकात्मक शासन व्यवस्था है। लेकिन फिर भी दुनिया के 25 सबसे बड़े देशों में संघात्मक शासन व्यवस्था है, संघवाद की स्थापना की गई है, जिनमें से भारत भी एक है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि दुनिया की 40% आबादी इन्हीं देशों में निवास करती है। तो हम ये समझ सकते हैं कि संघात्मक व्यवस्था कितनी महत्वपूर्ण या कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है किसी भी शासन व्यवस्था के लिए। क्यों? क्योंकि आप वर्ल्ड के मैप में देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज कवर्ड विद द फेडरल काइंड ऑफ गवर्नमेंट।
तो ये मैप मैंने आपको इसीलिए बताया, आपकी बुक में भी सेम मैप दिया हुआ है। तो ये मैप देखेंगे तो आप ये पता लगा सकते हैं कि संघवाद जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट शासन व्यवस्था है, या संघात्मक शासन व्यवस्था से किस प्रकार से देशों को, कितने देशों को कंडक्ट किया जाता है। खास करके जब बात आए यूएसए और रशिया, कनाडा, इन सब देशों की, तो हम कह सकते हैं कि ये जो बड़ी कंट्रीज हैं उनको तब तक फॉलो अप नहीं किया जा सकता जब तक कि वहां शासन व्यवस्था संघात्मक ना हो। आप सोचिए, रशिया जैसा देश जो कि पूरे एशिया महाद्वीप को कवर करता हुआ यूरोप को भी कवर करता है, या फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, या फिर कनाडा जैसा देश, ब्राजील जैसा देश, ऑस्ट्रेलिया जैसा महाद्वीप जो बहुत वृहद हैं, जो स्थिति में विस्तार में बहुत वृहद है, वहां पर संघात्मक व्यवस्था अगर हो तो काम करना, सरकार चलाना बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इंडिया की। सेम थिंग कैन बी अप्लाइड फॉर इंडिया ऑल्सो। इंडिया में भी संघात्मक शासन व्यवस्था है। उसको समझने के लिए अगर आप ये इंडिया का पॉलिटिकल मैप देखोगे तो आप आराम से समझ जाओगे। देखिए, ये जो अलग अलग कलर दिखाई दे रहे हैं ना, ये अलग अलग राज्य हैं, और भारत को क्या किया गया है, राज्यों में विभाजित कर दिया गया है। देखिए, हालांकि संविधान में कहीं भी भारत को संघीय राष्ट्र नहीं कहा गया है, भारत को संविधान में कहीं भी संघीय राष्ट्र नहीं कहा गया है। भारत संघीय राष्ट्र नहीं है। संविधान में कहीं भी फेडरल या फ्यूडलिज्म शब्द का या फ्यूडल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। भारत को क्या कहा गया है, भारत को संविधान में राज्यों का संघ कहा गया है। भारत को संविधान में राज्यों का संघ कहा गया है, यानी कि संघात्मक शासन व्यवस्था के ऊपर एकात्मक शासन व्यवस्था को तरजीह जरूर दी गई है, लेकिन फिर भी भारत में जो शासन व्यवस्था है वो संघात्मकता से बहुत मिलती है। अब आप समझ पाएंगे कि संघात्मकता क्या है। देखिए, एक पूरा देश है, ठीक है, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला है। इतना वृहद, इतना विशाल देश है। उस पूरे देश पर एक ही केंद्र में बैठकर, सिर्फ यहाँ दिल्ली में बैठकर सरकार चलाना, एंड साउथ तक, फिर नॉर्थ तक और ईस्ट तक और वेस्ट तक थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए क्या किया गया है, राज्यों को जो है राज्यों को विभक्त किया गया है, या हमारे देश को राज्यों में विभक्त कर दिया गया है, जिससे क्या होता है, भारत में संघीय व्यवस्था की जो है स्थापना हो जाती है। हर राज्य की अपनी राजधानी है, हर राज्य की अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है, हर राज्य की अपनी विधानसभा है, अपनी कार्यपालिका होती है, हर राज्य में चुनाव करवाए जाते हैं, हर राज्य की सरकार बनती है और वो सरकार अपने हिसाब से कार्य करती है। और इसीलिए क्या किया गया है, इसीलिए जो शक्तियां सरकार को दी गई है उनको भी 3 सूचियों में विभक्त कर दिया गया है। वो 3 सूचियां कौन कौन सी है, वो 3 सूचियां हैं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो वाई स्टेट लिस्ट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड इन इंडिया, क्यों राज्य सूची भी दी गई है, इसीलिए ताकि इन राज्यों को कार्य देने के साथ साथ बराबर अधिकार भी दिए जा सके, क्योंकि बिना अधिकार का प्रयोग किए कोई कार्य भी नहीं कर सकता। तो ऐसे में भारत को संघात्मक बनाने की पूरी कोशिश की गई है, ताकि किसी भी हिस्से में, भारत के किसी भी हिस्से में किसी भी प्रकार का असंतोष ना रहे, और जो व्यवस्था होनी चाहिए जैसी इतने विशाल देश में वो चलती रहे। ठीक है, तो ये इस वजह से भारत को संघीय राज्य के तौर पर इसका निर्माण किया गया था। अब एक प्रॉपर डेफिनेशन ले लेते हैं हम फेडरलिज्म की, कि फेडरलिज्म होता क्या है। अगर आपको क्वेश्चन भी सीधा सीधा यही आता है कि संघात्मकता किसे कहते हैं या संघवाद किसे कहते हैं, तो उसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी। संघवाद सरकार की एक प्रणाली है जिसमें शक्ति को एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश के विभिन्न घटक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है। केंद्रीय प्राधिकरण यानी कि केंद्र सरकार, ठीक है, केंद्र सरकार और देश की विभिन्न घटक इकाइयां यानी कि राज्य। तो राज्य और केंद्र सरकारों के बीच ये जो शक्ति का विभाजन है, यही संघात्मकता की प्रमुख निशानी माना जाता है। इसी से संघात्मकता को डिफाइन किया जा सकता है।
सरकारों के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता के इस ऊर्ध्वाधर विभाजन यानी कि इस वर्टिकल शेयरिंग को, इस ऊर्ध्वाधर विभाजन को संघवाद के रूप में जाना जाता है। संघवाद आधुनिक लोकतंत्रों में सत्ता के बंटवारे के प्रमुख रूपों में से एक है। यानी कि जितनी भी सत्ताएं इस विश्व में संचालित है, उनमें से संघवाद सबसे प्रमुख माना जा सकता है। Federalism is a system of government in which the power is shared divided between central authority and various constituent units of that country. This vertical division, you just have to understand this, that this division will always be vertical. This vertical division of power among different levels of government is referred to as federalism. Federalism is one of the major forms of power sharing in modern democracies. तो ये परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि अगर आप परिभाषा लिखते हैं तो ये एकदम परफेक्ट डेफिनेशन मानी जाएगी। ठीक है, अब एक छोटा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि संघवाद के प्रमुख जो विशेषताएं होती है वो क्या होती है। देखिए, संघवाद कैसे माने कि कोई सत्ता या कोई जो सरकार बनी हुई है वो संघात्मक आधार पर बनी हुई है। सबसे पहली बात जो उसमें होगी वो होगी सरकार के 2 या 2 से अधिक स्तर, यानी कि लेवल जो होते हैं वो स्ट्राटास में बने होते हैं, ऊपर से नीचे के 2 या 2 से ज्यादा स्तर। जैसे भारत में केंद्रीय सरकार, फिर राज्य सरकार, फिर जिलों में सरकार और फिर गांव में पंचायतों तक, यानी कि एक पूरा स्ट्राटा सिस्टम बना हुआ है, पूरा जो स्तर का प्रबंधन किया हुआ है। ठीक है, so 2 or more levels of government is the first key feature of federalism. दूसरा होगा सरकार के विभिन्न स्तर समान नागरिकों को नियंत्रित करते हैं, जहां कानून, कराधान, प्रशासन के विशिष्ट मामलों में प्रत्येक स्तर का अपना अधिकार क्षेत्र होता है। अगर गांव में पंचायत है तो पंचायत के अपने अधिकार हैं, जिलों में अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है तो उनके अपने अधिकार हैं, राज्यों में अगर लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभाएं हैं तो उनके अपने अधिकार हैं, और उन अधिकारों को बाकायदा हमारे संविधान में अच्छे से डिवाइड किया हुआ है, अच्छे से उनको बिल्कुल डिस्क्राइब किया हुआ है, उनका वर्णन किया हुआ है। तो कोई भी लेवल सरकार का, चाहे वो छोटे से छोटा हो पंचायत तक, चाहे वो बड़े से बड़ा हो केंद्र तक, सभी को ये पता है कि हमें कौन कौन सी शक्तियों का उपयोग करना है, कहाँ हमारी शक्तियां खत्म होती है, कहाँ दूसरे लेवल की शक्तियां शुरू हो जाती है। तो ये सब बात पूरी अच्छे तरीके से जहां डिफाइन हो वही फेडरलिज्म कहलाता है। So second key feature will be different levels of government govern the same citizens, where each level has its own jurisdiction in specific matters of legislation, taxation and administration. ठीक है, this is the second key feature. तीसरा हम कह सकते हैं कि सरकार के प्रत्येक स्तर का अस्तित्व और अधिकार संवैधानिक रूप से शासक होता है, यानी कि जो कुछ भी होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही होगा। एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गवर्न्ड, यानी सब कुछ संविधान के दायरे में रहकर किया जाता है। कोई भी लेवल, कोई भी स्तर ऐसा नहीं होता जो अपने आप अपनी शक्तियों का उपभोग कर ले, ज्यादा शक्तियों का उपभोग कर ले या अपनी शक्तियां त्याग दे, ऐसा कोई भी लेवल नहीं कर सकता। फोर्थ इज संविधान के मौलिक प्रावधानों को एक तरफा नहीं बदला जा सकता। इस तरह के परिवर्तन के लिए सरकार के दोनों स्तरों की सहमति की आवश्यकता होती है। द फोर्थ की फीचर विल बी द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज्ड। Such changes required the consent of both the levels of government. देखो, सीधी सी बात है, अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स में चेंज करना होगा तो क्या संसद अकेले कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती। फंडामेंटल राइट्स जैसे चेंजेस, जैसे रिजिड जो प्रोविजंस होते हैं, जो से कठोर प्रावधान होते हैं, उन कठोर प्रावधानों में परिवर्तन के लिए संसद को ना सिर्फ अपने 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, बल्कि उसके साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति भी लेनी पड़ती है। तो ऐसे में क्या केंद्र अकेला शक्तिशाली हो जाता है? नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रावधान होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान जो होते हैं संविधान के, उनमें परिवर्तन के लिए, संविधान के उस क्षेत्र में परिवर्तन करने के लिए, चेंज करने के लिए संसद अकेले कुछ नहीं कर सकती, उसको राज्यों के विधानमंडलों से भी स्वीकृति लेनी होगी। यानी सभी जो स्तर होते हैं वो इक्वली महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पांचवा है न्यायालयों को संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। यदि सरकारों के विभिन्न स्तरों के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो सर्वोच्च न्यायालय अंपायर के रूप में काम करता है। द फिफ्थ की फीचर इज
Courts have the power to interpret the constitution. The highest court acts as the umpire if any dispute arises between different levels of government. और भारत में इस तरह की जो सिचुएशन आती है, कभी तो हमेशा सर्वोच्च न्यायालय ने अपना काम किया है। हम अगर अमेरिका को देखें तो अमेरिका में भी यही कुछ सिस्टम है कि अगर किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट होता है तो हमेशा सुप्रीम कोर्ट उसको सुलझाता है। तो ऐसे में कोर्ट का होना और उसकी उपस्थिति और उसके कार्य बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं संघीय क्षेत्र के लिए। 6th की फीचर इज सरकार के प्रत्येक स्तर के लिए राजस्व के स्रोत और इसकी वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित करने बिल्कुल निर्दिष्ट की हुई है। पैसा कहां से आएगा? जब सरकार चलाई जाएगी तो पैसा कहां से आएगा, धन कहां से आएगा, वो पूंजी कहां से आएगी जिससे सरकार अपना काम करेगी। तो वो पूंजी कहां से आएगी, इसके स्रोत कौन कौन से हैं, ये भी बिल्कुल स्पष्ट होता है, और किस स्रोत में किस सरकार का कितना हिस्सा है। आप ऐसे देखिए कि जैसे सेल टैक्स होते हैं, इस तरह के टैक्स हमेशा राज्य सरकार के अधीन होते हैं, लेकिन इनकम टैक्स हमेशा केंद्र सरकार के अधीन होता है। तो ये टैक्सेशन जो है वो हमेशा बटा हुआ होता है। अगर कोई सिंगल टैक्स है जो दोनों ले रही है तो उसमें हिस्सा बटा हुआ होता है कि वैट इतना सरकार केंद्र सरकार लेगी, इतना राज्य सरकार लेगी। तो ये सब जो है बिल्कुल निर्दिष्ट किया हुआ होता है। सोर्सेस ऑफ revenue for each level of government are specified and ensure its financial autonomy. This is the 6th key feature of any federal government. अगला है संघीय प्रणाली के दोहरे उद्देश्य हैं। देश की एकता की रक्षा करना और उसकी क्षेत्रीय विविधता को समायोजित करना। कितनी शानदार बात कही गई है। 7th key feature is Federal system has dual objectives of safeguard and promote unity of the country and to accommodate religion diversity. देखो कितनी मतलब दो बातें एक में शामिल कर दी गई है, जहां संघवाद से एक तरफ देश की एकता सुनिश्चित हो जाती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर हम सबको अपना अपना हिस्सा दे देते हैं तो सब प्रेम से रहते हैं मिलकर, और उससे एक फायदा और होता है कि वो जो स्थान होते हैं, वो जो स्पेसिफिक एरियाज होते हैं, वो अपनी कल्चरल डाइवर्सिटी को, वो अपनी सांस्कृतिक विविधता को बिल्कुल रक्षा कर पाते हैं, बिल्कुल सुनिश्चित रख पाते हैं। तो ऐसे में ये दोनों ही काम संघवाद से बिल्कुल अच्छे तरीके से किए जा सकते हैं। दोनों काम कौन से? पहला देश की एकता की रक्षा करना और उसे बढ़ावा देना, और दूसरा काम है क्षेत्रीय विविधताओं को भी समायोजित करना। यानी कि एक तरफ देश की एकता सुनिश्चित की जा रही है और दूसरी तरफ जो कल्चरल डाइवर्सिटीज है, जो क्षेत्रीय विविधताएं हैं, उन विविधताओं को भी बनाए रखा जा रहा है। तो इस प्रकार क्या होता है, इस प्रकार देश की एकता भी रह जाती है और जो अलग अलग क्षेत्रों में उनकी विविधता है वो भी कायम रह पाती है। तो इस प्रकार आज हमने जाना कि क्या होता है फेडरलिज्म, क्या इसकी परिभाषा है, कहां कहां ये फेडरलिज्म है और इसके की फीचर्स क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, की फीचर्स वाला बहुत बार आता है। जो इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं तो वो आपको ध्यान में रखनी होंगी। सबसे पहले तो 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं सरकार के, फिर विभिन्न स्तर समान नागरिकों को नियंत्रित करते हैं, मतलब उनके अंदर रूल्स एक जैसे होते हैं। प्रत्येक स्तर का अस्तित्व और अधिकार कॉन्स्टिट्यूशनल होता है। फिर उसके बाद में मौलिक प्रावधानों को एक तरफा नहीं बदला जा सकता। न्यायालयों को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका दी जाती है। हर एक के राजस्व के स्रोत बिल्कुल निश्चित होते हैं। देश की एकता की भी रक्षा होती है और कल्चरल डाइवर्सिटी यानी क्षेत्रीय विविधता की भी। तो इस प्रकार हमने जाना कि फेडरलिज्म क्या होता है और उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, किस किस तरह के फेडरलिज्म होते हैं। ये और भी जो टॉपिक बाकी है वो हम कवर करेंगे अगले वीडियो में। आप पढ़ते रहिए हमारे साथ साथ, समझते रहिए। कुछ भी नहीं समझ आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। विल डेफिनेटली ट्राई टू रिजॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स। तब तक के लिए थैंक यू।